एक अंकल थे, घर पे आए थे, वो भी पूछ रहे थे कि बेटा तुम्हारा शो स्क्रिप्टेड था। हमारे सीजन का जो इंडियन आइडल था वो रियल था। थोड़ा सा ऐसा लगता है कि रियल कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ कमी है। पहले रियल था, इसीलिए लोग कनेक्ट भी होते थे। किसी के साथ भी ऐसा हो कि जवानी में आप अपने दोस्त को कांधा दे रहे हो। तो जब मैं और अभिषेक आउट हो गए थे तो फिर सिर्फ प्रशांत बचा था और हम लोगों ने उसको इतना पीयर प्रेशर दिया था कि तूने जीतना है, बिकॉज तेरे साथ हम वो ट्रॉफी लिफ्ट करेंगे, चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से। हाय, मैं हूँ परलीन गिल और आप लोग देख रहे हैं बज़ूका। सबसे पहले स्वागत है आपका बज़ूका पर। कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। सबसे पहले जानना चाहूँगी, न्यू ईयर अभी बीत रहा है, कैसा रहा न्यू न्यू ईयर बहुत अच्छे लेवल पर स्टार्ट हुआ और 31 को जब वो काउंटडाउन हो रहा था, नासिक में थे, बहुत अच्छा शो हुआ। उसके बाद सूरत में शो था और उसके बाद थोड़ा सा डगमगा गया, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। वेल, आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। इंडियन आइडल 3 में टॉप 10 में होना, कहीं ना कहीं क्या, और उससे पहले जर्नी कैसी थी और कब आपने ये सोचा कि हाँ अब ये लाइन में मुझे जाना? वेल, बचपन से आर्मी ऑफिसर ही बनना था, बिकॉज मेरे पिताजी आर्मी में थे। तो ऐसा कोई प्लान नहीं था म्यूज़िक में जाने का। इट वाज बैक इन 2005 जब पहली बार अभिजीत सावंत को इंडियन आइडल बनते देखा। वो टाइम पर डैड अम्बाला कैंट में पोस्टेड थे और तब ऐसा लगा कि अच्छा, म्यूज़िक के अंदर भी करियर बनाया जा सकता है। बचपन से मैं गाने गा रहा था और ऐसा लगता था कि ठीक है, म्यूज़िक में क्या ही करियर बनता होगा, बिकॉज वो टाइम पर हम लोग 90s के टाइम में भी हम लोग ये देखते थे कि वो गिने चुने ही 4-5 सिंगर होते थे, इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थे। इंडियन आइडल वाज द फर्स्ट एवर प्लेटफॉर्म जिसने हम हर एक नॉर्मल इंसान को भी वो सपना देखने की ताकत दी कि ये जो सपना है आपका मुकम्मल हो सकता है। एंड बिकॉज आई हैड एज, आई वॉज जस्ट 19 ईयर्स ओल्ड। तो आर्मी ऑफिसर बनने के लिए आपका जो एज होता है 19 to 25 तक आप बन सकते हैं। तो मैंने डैड को बोला ट्राई कर लूँ, डैड ने बोला चलो लेट्स ट्राई, एंड दैट इज़ हाउ इट स्टार्टेड। साथ ही साथ जब ये जर्नी चल रही थी, वहाँ पे एक बहुत खूबसूरत सा बॉन्ड बना था आपका। बट कहीं ना कहीं वो दोस्त जिनके साथ आपने पूरी इतने सालों की वो जर्नी जी है, वो अब हमारे बीच नहीं रहे। काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग था। हमने देखा वो आपका वीडियो भी जब आप वहाँ गए और उन्हें आपने एक गाने के थ्रू एक दोस्ती वाला ट्रिब्यूट भी दिया है। व्हाट डू यू हैव टू से, क्या कहना चाहिए? मैं ये कहूँगा कि भगवान ना करे कोई भी इंसान इस देश में या इस पूरी दुनिया में किसी के साथ भी ऐसा हो कि जवानी में आप अपने दोस्त को कांधा दे रहे हो। ये किसी के साथ ना हो, बिकॉज हम लोग मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं। अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि आगे जाके हम ये गाने बनाएंगे, आगे जाके ये प्रोजेक्ट्स करेंगे, बुढ़ापे में शायद से यू कैन थिंक कि हाँ चलो भाई ठीक है, जब बूढ़े हो गए, सब लोग ही सारे दोस्त बूढ़े हो गए, अभी धीरे धीरे जाने का टाइम आ गया। बट ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। आई एम स्टिल इन शॉक, आई एम स्टिल डेवस्टेटेड। और पीछे से जो अपनी वाइफ और वो छोटी बच्ची छोड़कर गया, उसके साथ हम लोग रेगुलरली टच में, उसकी बच्ची से रोज़ बात कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा शॉकिंग है। ये भगवान ना करे किसी के साथ भी हो। जब वो विनर हुए थे, कैसी खुशी थी? वो खुशी कैसी थी? क्योंकि वो एक बंदे, आपसे अच्छा कोई नहीं बता सकता। जब टॉप 10 में आ गए थे ना, हम सारे लड़के, खासकर हम लड़के जो होते हैं उनकी दोस्ती अलग लेवल पर होती है, हम लोग अलग लेवल पर बॉन्ड करते हैं। तो मैं जो क्लोजेस्ट था वो था प्रशांत और अभिषेक, और हम तीनों जब भी रात को साथ में बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, जो कहीं पर भी घूम रहे हैं, हम लोग ये बोलते रहे जीतना है तो हम तीनों में से किसी एक को जीतना है। तो जब मैं और अभिषेक आउट हो गए थे तो फिर सिर्फ प्रशांत बचा था और हम लोगों ने उसको इतना पीयर प्रेशर दिया था कि तूने जीतना है, बिकॉज तेरे साथ हम वो ट्रॉफी लिफ्ट करेंगे। तो जब, और ऑब्वियसली अमित पॉल भी हमारा खास दोस्त है, बाकी सब लोग भी दोस्त, ऐसे खास दोस्त है ऐसा कुछ नहीं, बट एक होता है ना किसी एक के साथ आपकी बॉन्डिंग थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो जब प्रशांत का नाम अनाउंस हुआ था, बैक स्टेज इतना बड़ा, एक तो स्टेज होता है, सामने इतने सारे लोग हैं, हम कंटेस्टेंट्स ऐसे पीछे रहते हैं, मैं और अभिषेक लिटरली सारे दरवाजे मारते हुए, पीटते हुए, चीखते हुए, चिल्लाते हुए भाग रहे थे। विद इन हाफ एन आवर मेरा और अभिषेक का दोनों का गला ख़राब हो गया था। और जब तक, क्योंकि वो इतना सारा फेलिस्टेशन वगैरह होता है, वो सारी चीज़ें होती हैं, जब तक वो बेचारा स्टेज से उतर कर आया, हम दोनों की आंख में आंसू, हमारे गले बैठ चुके हैं और हम लोग उसे गले मिल मिल के चीखे मार रहे हैं, आवाज़ नहीं निकल रही है। जिस लेवल का एक्साइटमेंट था, और ये नहीं पता था कि आइडल जब वो जीत जाएगा उसके बाद हम सब लोग साथ में ही रहेंगे। मुझे लगा था कि वो अभी विनर बन गया, उसको सोनी का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, मैं अभिषेक वगैरह हम सब लोग अपने अपने शहर चले जाएंगे। बट सच वॉज द लक कि सोनी ने उस पूरे सीज़न में से एक तो कॉन्ट्रैक्ट बनाया प्रशांत तमांग का, जो विनर है, और दूसरा एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जिसमें मैं, अभिषेक, हम सब लोग थे और हमारा एक म्यूज़िकल ग्रुप और एक म्यूज़िकल बैंड बना था।
तो हम सब लोग साथ में ही एक घर में ही रहे, उसके आइडल ख़त्म होने के बाद भी 2 साल एंड सो ऑन। उसके बाद से तब से लेकर आज तक हमारी 18 साल की दोस्ती है। इस 18 सालों में हमने बहुत सारे शोज़ किए हैं, बहुत सारे कॉन्सर्ट्स किए हैं, बहुत सारी मेमोरीज़ साथ में देखी हैं, एक दूसरे के घरों में साथ में रहे हैं। उसके पूरे ख़ानदान को मैं जानता हूँ, मेरे पूरे ख़ानदान को वो जानता है। तो वो अलग लेवल का बॉन्डिंग था। यस बट यू नो एक इंडियन आइडल तब था जब लोगों ने रियल वे में लोगों ने उस शो को प्यार किया, आज भी कर रहे हैं, बट काफी लोगों का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं अब स्क्रिप्टेड हो गया। अब पहले जैसी वो बात नहीं रही, अब पहले जैसे वो जो आते थे, जो स्ट्रगल करते थे, जो जिनका जेन्युइनली दिखता था, बट लोगों का ये कहना है। बट मैं आपसे जेन्युइनली जानना चाहूंगी, क्या ये बदलाव और ये सारी चीजें आपने भी नोटिस की है या आपको भी फील होता है? सी मुझसे ना, अभी बेस्ड ऑन टुडेज रियलिटी शो, तो मुझसे आजकल कोई भी, चाहे हम लोग कोई शो पर हैं या कोई भी, कोई अंकल आंटी मिल रहे हैं, कोई भी रैंडमली, जैसे आपने सवाल पूछ लिया, तो अभी हाल फिलहाल में एक अंकल थे, घर पे आए थे, वो भी पूछ रहे थे कि बेटा तुम्हारा शो स्क्रिप्टेड था। मैंने कहा अंकल मैं ना रात को 4 बजे लाइन में लगा था दिल्ली में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में, वो हमारा जो ऑडिशन हुए थे, क्योंकि सुबह 6 बजे नहीं, सुबह 7 बजे समथिंग, 7 या 8 बजे हमारे वो गेट्स खुलने थे और दोपहर के 2 बजे तक ही खुलने थे। मैंने कम से कम 10,000 लोग मेरे आगे देखे हैं, 10,000 लोग पीछे देखे हैं। एक एक दिन में मैंने सिर्फ ये 10-20 हज़ार लोग मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। सोचो ना, स्टेडियम में अगर ऑडिशन हो रहा है एक एक दिन में, वहाँ पर 2-2 लाख 3-3 लाख लोगों ने ऑडिशन दिया। सिर्फ 2 दिन का ऑडिशन था, सिर्फ दिल्ली से उतने लाखों लोगों में से टॉप 30 या टॉप 40 में आना होता है। ऑल ओवर इंडिया से अलग अलग जोन्स में से 40-40-40 ऐसे करके ऑल ओवर इंडिया से मुंबई आते हैं 170-180 लोग। तो वो जितने भी अभी जो टॉप 10 में भी जब थे मेरे साथ, प्रशांत हो गया, अभिषेक हो गया, अमित पॉल हो गया, सब लोग, हम सब लोगों में से किसी के कोई भी कांटेक्ट नहीं थे। हम सब लोग बहुत ही सिंपल नॉर्मल घरों से आते हैं, और हम लोगों में से ऐसा भी कोई तुर्रम खान सिंगर नहीं था कि कोई बहुत ही ज़्यादा महान वेल ट्रेंड क्लासिकल सिंगर हो। वी ऑल वर वेरी, आप बोल सकते हो बिगनर्स, हम लोग बिगनिंग कर रहे थे। तो हमने सच में, हमारे सीज़न का जो इंडियन आइडल था वो रियल था। अगर रियल ना होता तो इतने सालों में किसी ना किसी ने तो बोल दिया होता कि यार, क्योंकि हम सब लोग अभी आज़ाद हैं, हम लोग फ्री हैं, अभी 18 साल हो गए हैं इस बात को। तो ये चीज़ मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि शुरुआत के जो आइडल्स थे, आइडल 1 हो गया, आइडल 2 में मैं था, आइडल 3 में मैं था, आइडल 4 हमने होस्ट किया था, आइडल 5 तक भी मैं बोल सकता हूँ, मैं श्रीराम को भी जानता हूँ। तो ये सीजन्स तक जहाँ तक मुझे मालूम है ये सब कुछ रियल था। अब उसके बाद जो आज तक जितने भी इंडियन आइडल सीजन चल रहे हैं, सो हम लोग अभी टच में नहीं है, सो आई कांट रियली से। बट थोड़ा सा ऐसा लगता है कि रियल कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ कमी है। पहले रियल था, इसीलिए लोग कनेक्ट भी होते थे। अब अगर आप रियल रखोगे तो लोग आज भी कनेक्ट होंगे। यस बट यू नो साथ ही साथ जो जूनियर में जो लोग थे उन्हें अब भी मौका मिल रहा है कि वो दोबारा बड़े में भी आ रहे हैं। बट ऐसे ही एक कंटेस्टेंट हमें मिले थे जिन्होंने कहा कि उन्हें वहाँ तक जाने का मौका ही नहीं मिला, उन्हें वहीं से पहले साइड कर दिया गया, और कहीं ना कहीं हाँ बोल के वहाँ पे किसी के थ्रू जाना, देन वहाँ पे आगे नहीं बढ़ना, ये सारी चीज़ों पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये ऐसा, पहली बात तो ऐसा होना नहीं चाहिए। बट दूसरा, मैं एक और चीज़ बोलूँगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि वो इंसान, वो कंटेस्टेंट ने झूठ बोला होगा, बट अ लॉट ऑफ पीपल डू दिस। क्योंकि मैं भी, जब मैं सेलेक्ट हो गया था तो मेरे साथ में तो रिजेक्टेड लोग भी बैठे हैं, और वो लोग भी अच्छा गा रहे हैं। आप सुनेंगे बोलोगे यार इसमें क्या कमी है, मैंने ऐसा क्या महान काम कर दिया जो उसने नहीं कर पाया। समटाइम्स, लॉट ऑफ टाइम्स एक्चुअली, नॉट समटाइम्स, इंसान को ना अपनी हार उससे एक्सेप्ट नहीं होती है, तो वो हमेशा सिस्टम के ऊपर ही पटक देता है कि नहीं, सिस्टम में ही गड़बड़ी है, जजेस में गड़बड़ी है, या इनके पूरे प्रोसीजर में गड़बड़ी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे साथ, मेरे दोस्त लोग आइडल्स के जब ऑडिशन से जब रिजेक्ट होकर बाहर आते हैं, वो जजेस को या फिर आइडल्स की टीम को सबको गालियाँ निकालते हैं, बोलते हैं कि ये सब कुछ अनफेयर है। तो जो भी इंसान रिजेक्ट हो जाता है वो कभी भी इजीली एक्सेप्ट नहीं करता है। बट हाँ, वंस इन अ वाइल मे भी ऐसा कुछ केस हो सकता है। सो आई एम नॉट श्योर ऑफ दिस केस। अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत दुखद है। वेल अगर मैं बात करूँ कि आजकल रियलिटी शो काफ़ी चल रहे हैं, अगर आपको कभी मौका मिले कोई रियलिटी शो जो आपका फेवरेट हो और आपको जाना भी है, तो वो कौन सा होगा? आई थिंक, आई डोंट नो, मे बी खतरों के खिलाड़ी या फिर इंडियाज़ गॉट टैलेंट, ये दोनों मेरे को अच्छे लगते हैं। मे बी इसमें जा सकते हैं। ये भी है, इसमें हमारा दोस्त है इसमें राहुल, इन दिनों अपना मास्टर शेफ़, यस, वो थोड़ा सा फ़नी है, वो भी, उसमें भी जा सकता हूँ। लाफ्टर शेफ। लाफ्टर शेफ़, सॉरी, लाफ्टर शेफ़। ओके, वेल यू नो बट जब भी हमने खतरों के खिलाड़ी में एक चीज़ देखा, कोई सिंगर गया तो सिंगर गाना गाते गाते खतरों से खेलते। अगर आपको कभी मौका मिले तो आपका सबसे पहले फियर कौन सा है, जिससे आप सबसे ज़्यादा अगर डरते हैं, वो कौन सा है?
आई डोंट नो, मेरे को ऐसा कोई फियर है नहीं अभी। जब मैं वाइल ग्रोइंग अप मेरे को हाइट का फियर था, तो उसको मैंने ओवरकम कर दिया। जब हम लोग मुंबई में आए थे, छोटे शहरों में थोड़ी ना बिल्डिंग्स होती हैं, तो मुंबई में जब आया था, जब फर्स्ट टाइम हम लोग इधर अपना आर के स्टूडियो के पीछे की तरफ हम लोग एक बिल्डिंग में हम लोग रखा गया था 27th फ्लोर पर, आइडल्स में हम लोग जब थे। तो मैं दिन भर खिड़की पर बैठकर नीचे ही देखता रहता था। तो लोग आसपास पूछ रहे तू ऐसा क्या नीचे, एग्जैक्ट नीचे देखता रहता रहा। बोलते रहे तू ऐसे नीचे क्यों देख रहा है। मैं बोल रहा हूँ मैं अपने फियर से लड़ रहा हूँ। बोलते हैं फियर से लड़ रहा है। मैं बोलता रहा बैटमैन नहीं देखी। बोलता बैटमैन, अरे वो देखता है ना, वो केव के अंदर जाता है, वो सारे बैट्स को फेस करता है, इट्स लाइक फेसिंग योर फियर। तो मेरे पास सिर्फ एक वही फियर था, और तो कोई फियर नहीं है। पानी का कोई फियर नहीं है, और कोई फियर नहीं है, कोई जानवरों का कोई भी फियर नहीं है। सो आई डोंट नो, लेट्स सी। बट साथ ही साथ एक और चीज़ हमने नोटिस किया है कि आजकल जो गाने हैं वो रिक्रिएट किए जा रहे हैं, पुराने गाने को नए गाने पे। ये बदलाव कितना आप नोटिस कर रहे हो, क्योंकि बहुत रेयर ऐसे सॉन्ग्स हैं जो अब नए आ रहे, बट पुराने गानों को बहुत क्रिएट किया जा रहा है। व्हाट डू यू हैव टू से? सी, अगर आप सुनेंगे नहीं तो प्रोड्यूसर्स नहीं करेंगे। कोई भी चीज़ आपको जो परोसी जा रही है, अगर आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो प्रोड्यूसर तो बिल्कुल भी वो चीज़ को आगे लाएगा ही नहीं। अगर पुराने गाने रिक्रिएट होकर अगर आगे फेमस हो रहे हैं, तो इसमें पुराने गाने को रिक्रिएट करने वाले की गलती नहीं है, वो आपकी एज एन ऑडियंस आपकी गलती है। आप उस चीज़ को मत सुनिए, तो वो प्रोड्यूसर बोलेगा नहीं नहीं नहीं, या अली जैसे गाने लेकर आओ, या के ओरिजिनल सॉन्ग्स लेकर आओ, तू ही मेरी शब है वगैरह, या 90s के इतने अच्छे अच्छे गाने हैं, पुराने गाने इतने अच्छे अच्छे हैं भाई। आज अब ऑडियंस को नए गाने चाहिए। आप कोई भी एज एन ऑडियंस, ये आपके ऊपर है। अगर आप बोलते हैं कि एनिमल मूवी जो भी हाल फिलहाल में आई थी, वो मेल मैस्कुलिनिटी को दिखाती है, अननेसेसरी बढ़ावा दे रही है, तो आप उस मूवी को मत देखिए, आप उसको 0 मार्क्स दीजिए। तो वैसी मूवी नहीं बनेगी। आप जैसी मूवीज़ देखेंगे, आप जैसे गाने सुनेंगे, प्रोड्यूसर्स वैसी ही चीज़ें आगे लेकर आएंगे। अंडरस्टैंड, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बट प्रोड्यूसर्स आर सिटिंग देयर टू डू सर्टेन बिजनेस। वो भी किसी इंसान के लिए वो गलत हो सकता है, किसी के लिए सही हो सकता है, तो ईच टू हिज ओन। तो आप सुनेंगे तो वैसी चीज़ें आएंगी बाहर। बट अगर मैं आपके आइडिया की बात करूँ, आप किसे मानते हैं? मैं म्यूज़िकली मैं किसी को आइडल नहीं मानता हूँ, बट मैं प्रेरणा लेता हूँ, मैं प्रेरित होता हूँ। आइडल एक बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है। मेरा कोई भी आइडल नहीं है मेरे माता और मेरे पिता के अलावा। और म्यूज़िकली मेरे को सोनू निगम बहुत पसंद है, मेरे को रहमान साहब बहुत पसंद है, किशोर कुमार बहुत पसंद है। तो इन सब लोगों से, आर डी बर्मन साहब, तो इन सब लोगों से, हर एक इंसान से थोड़ा 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 मैं प्रेरणा लेता हूँ। तो कुछ जल्दी आपको कोई अपकमिंग कुछ आने वाला है जो आप अपने फैंस के साथ शेयर करना चाहते हो? वेल, जो भी लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं, दे नो दैट एक मेरी 2 चीज़ें कांस्टेंट है मेरी लाइफ में। एक तो लाइव शोज़ मैं बहुत करता हूँ, टचवुड, गॉड इज़ काइंड। और दूसरा, मेरे ओरिजिनल गाने बहुत सारे आते रहते हैं। और ये मेरे को हाल फिलहाल में लोगों ने बोला है कि आपको कोई बड़े आर्टिस्ट, बिकॉज सब लोगों को हम लोग जानते ही हैं, इतने साल हो गए हैं, तो कोई बड़े आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट करके कुछ गाना करना चाहिए। सो ऑन दैट आई एम वर्किंग। और एक रियलिटी शो में भी आप लोग मुझे टचवुड जल्दी देखोगे। सो लुकिंग फॉरवर्ड। वो अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बट जल्दी देखोगे। फिर भी थोड़ा सा जल्दी, मतलब कहीं पे आप नजर आने वाले, क्योंकि द 50 जल्दी आ रहा है। वो आप देखेंगे, वो मैं नहीं बता सकता, सॉरी। लास्टली आपके फैंस को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं सारे फैंस को यही मैसेज दूंगा कि आप हमेशा कंटेंट रहें, खुश रहें। यस, आगे लाइफ में बढ़ने की चाह रखें, बट सबसे पहले अपने अंदर, आपके अंदर जो कुछ भी आपके इमोशंस हैं उसको एकदम परफेक्ट रखें, दिमाग को शांत रखें। बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं आज की दुनिया में, स्क्रीन टाइम थोड़ा सा कम करें, और जो आपका पैशन है उसको फॉलो करके उसको, व्हेन योर पैशन इज़ योर प्रोफेशन, यू आर बाउंड टू एक्सेल। तो आपका जो भी प्रोफेशन होगा उसकी तरफ पैशनेट रहें, तो आप आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। थैंक यू। गुड लक। लास्टली गाना ही जो आपके फैंस और हमारे लिए क्या था? एक गाना है जो मुझे बहुत पसंद है, और मैं आई थिंक मैं मेरे दोस्त प्रशांत तमांग को मैं डेडिकेट करना चाहूँगा। कल हो ना हो। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।